अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक में दिए गए पोइट्री सेक्शन को देखेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री बेसिकली वो बुनियादी चीज़ें हैं जो पोइट्री को समझने के लिए, उसको बेहतर अंदाज से इंजॉय करने के लिए मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमें क्वेश्चन एक दिया है वो है व्हाट इज़ पोइट्री। इसका जवाब हम सादा सा दे सकते हैं कि पोइट्री वो होती है कि जिसमें हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ। ये आम तौर पर स्टूडेंट्स इस तरह से जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ हमें क्या डेफिनेशन दी गई है। तो ये कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स। यहाँ तक बात वही है जो अभी तक जो एक जनरल जवाब होता है। इन ब्यूटीफुल वर्ड्स, ये बात भी ठीक है कि खूबसूरत अल्फाज में अपने ख़यालात का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना जो है वो पोइट्री कहलाता है। अगर सिर्फ बात यहाँ तक ही हो तो हम कह सकते हैं कि प्रोज़ में भी ये खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी फीलिंग्स और थॉट्स का इजहार किया जाता है, ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ किया जाता है। तो फिर किस तरह पोइट्री और प्रोज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो उसको मुख्तलिफ करने वाली जो चीज़ है, यानी पोइट्री को प्रोज़ से मुख्तलिफ करने वाली जो चीज़ें हैं वो है रिदम, राइम एंड मीटर। रिदम का मतलब सिंपल एक म्यूज़िक, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्फाज को इस तरतीब से रखा जाता है, इस अंदाज से रखा जाता है कि पोइट्री को रीड करते हुए हमें एक रिदम, एक म्यूज़िक सा उसमें महसूस होता है। किस तरह होता है ये मैं आपको सैम्पल जो दिया गया है इसको रीड करके जब बताऊंगा तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसमें राइम। राइम का मतलब है सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स जो पोइट्री में एंड में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। उर्दू में हम जिसको रदीफ कहते हैं, जो एंड पर सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स आते हैं। उसके बाद है मीटर। मीटर क्या होता है? ये बेसिकली जो इसके सिलेबल्स होते हैं, यानी किसी वर्ड में कितने साउंड्स होते हैं, उन साउंड्स की एक कॉम्बिनेशन के साथ जो है वर्ड्स को जब रखा जाता है तो उससे वो बनता है मीटर। मीटर को फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे मीटर की स्लाइड के अंदर। अच्छा, आगे फिर पोइट्री, ये तो हो गई उसकी एक सिंपल डेफिनेशन। पोइट्री का पर्पस बेसिक क्या होता है कि इट गिव्स एस्थेटिक डिलाइट। एस्थेटिक डिलाइट का मतलब हमें एक खुशगवार एहसास दिलाती है। एंड इवोक्स इमेजिनेशन, और हमारी इमेजिनेशन को जगाती है। यानी हम चीज़ों को उस अंदाज से देखना शुरू होते हैं जिस अंदाज से पोएट ने देखा और महसूस किया और फिर उसका इजहार किया। यहाँ एक स्टंजा मैंने लिया है जो हमारी बुक में दी गई एक पोम है, उसमें से ही है, गुड टिम्बर इसका टाइटल है, जिसको मैं रीड करूँगा तो आपको जो बुनियादी चीज़ें मैंने यहाँ हाईलाइट की हैं ये आपको महसूस होगा इसमें। तो इसको पढ़ते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट for sun in sky in air in light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. अब इसमें रिदम जो मैंने आपको बताया, तो इसकी रीडिंग में हम देखें तो रिदम किस तरह से, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट। अब ये एक पैटर्न ऑफ वर्ड्स इस अंदाज से रखा गया है कि इसमें हमें एक रिदम महसूस होती है। ठीक है, तो रिदम इसमें हमें पता चली। दूसरा, इसमें राइम को अगर देखें तो राइमिंग वर्ड्स हैं फाइट, लाइट, प्लेन, रेन, किंग, थिंग। तो यहाँ हमें राइमिंग पैटर्न मिलता है, यानी राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। मीटर, मीटर का मतलब बेसिकली ये जो रिदम पैदा हो रही है ये बेसिकली मीटर का इसमें बड़ा रोल है, और जब हम मीटर को आगे जाकर पढ़ेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? एस्थेटिक डिलाइट, के एक ब्यूटीफुल हमें इसको महसूस हो रहा है पढ़ने में, और इसमें जो थॉट्स दिए गए हैं इसको जब हम पूरी पोइट्री को पढ़ते हैं, ये तो एक हिस्सा लिया है मैंने जहाँ बात मुकम्मल नहीं हो रही, तो जब हम पूरी पोइट्री को आपकी बुक में जो दी गई है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, जिस तरह पोएट ने चीज़ों को देखा, जिस अंदाज से पोएट ने चीज़ों में सिमिलैरिटी देखी और उसने उसको बताया, इजहार किया खूबसूरत अल्फाज में, तो आप भी उसको उस अंदाज से महसूस करने के काबिल हो सकेंगे। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई है। अब आगे चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में, जो सबसे बुनियादी इसका एलिमेंट है उसकी तरफ। अच्छा जी, जो बुनियादी एलिमेंट आता है वो है सिलेबल। ये सारा जो पोइट्री में जितना कुछ तरतीब पाता है, जो एक रिदम आता है, जो खूबसूरती आती है, उसमें सिलेबल्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब सिलेबल होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं कि अ सिलेबल इज अ बिट ऑफ साउंड फाउंड इन अ वर्ड। कि कोई वर्ड हम अगर इंग्लिश का प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें बिट ऑफ साउंड्स होते हैं, यानी कितने साउंड्स उसमें हमें महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ एक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक वर्ड है लैक। अब लैक में एक ही साउंड है तो लिहाजा इसको कहा इसने हैज़ वन सिलेबल।
एक और वर्ड है इसमें पेपर, तो पेपर 2 साउंड्स हैं इसमें, तो लिहाजा हैज़ 2 सिलेबल्स। तो यहाँ साउंड बिट जो है बिट 1 एंड बिट 2, तो इस तरह से ये 2 सिलेबिक वर्ड इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से यानी 2 को डाई कहते हैं, तो डाई सिलेबिक भी इसको कहा जा सकता है। इसी तरह एक और वर्ड है हमारे पास एनर्जी, 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 तो यहाँ पर ये आपके 3 इसमें बिट ऑफ साउंड्स आते हैं, तो लिहाजा ये आपका 3 सिलेबल्स वाला एक वर्ड हो जाएगा। इसी तरह कैलकुलेटर, तो यहाँ 4 बिट ऑफ साउंड्स हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो लिहाजा ये 4 सिलेबल्स का जो है एक वर्ड है। तो अब सिलेबल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्स को साउंड बिट्स में अगर हम तोड़कर देखें तो बेसिकली वो साउंड बिट्स उसके सिलेबल्स होते हैं। यहाँ हमें एक लाइन दी गई है जो हमारी बुक में भी मौजूद है और बताया है कि इसमें 10 सिलेबल्स हैं, तो आए देखते हैं इसमें किस तरह से 10 सिलेबल्स हैं। thus 1 syllable, in second syllable, the थर्ड सिलेबल। अब यहाँ जो वर्ड है विंटर, तो यहाँ इस विंटर को अगर हम तोड़ कर देखें तो देयर आर 2 बिट्स ऑफ साउंड, तो व्हेन, एंटर, तो यहाँ ये हो गया फोर्थ सिलेबल और ये हो गया आपका 5th सिलेबल, 4 एंड 5th। स्टैंड्स 6 सिलेबल, द 7th सिलेबल, और लोनली अगेन एक कंप्लीट वर्ड है, इसको 2 बिट्स में तोड़ा गया है, तो 8 एंड 9, और ट्री इज 1 सिलेबल, तो ये 10 सिलेबल्स आपके। क्लियर? तो इस सेंटेंस में या इस लाइन में, सेंटेंस तो नहीं पोएट्रिक लाइन है, एक वर्स है, तो इसमें हमें 10 सिलेबल्स इस तरह से हम देख सकते हैं। आई होप सिलेबल्स क्लियर हुए हैं। सिलेबल से ही रिलेटेड अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप सिलेबल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं फुट की जानिब। अगला जो एलिमेंट ऑफ पोइट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फुट। अब फुट क्या होता है, यहाँ पोइट्री में इसकी टर्म किस अंदाज से यूज होती है इसको देखते हैं। ये कहता है कि a poetic foot is a unit of stressed and unstressed syllables। सिलेबल्स आपको समझ आ गए थे। अब वर्ड्स में जो साउंड बिट्स होते हैं उनको हम सिलेबल्स कहते हैं, और वर्ड्स जो होते हैं उसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो कुछ स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कुछ को हम वाज़े तौर पर प्रोनाउंस करके साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ का साउंड जो है वो दब जाता है, वाज़े तौर पर नहीं आता। तो जो वाज़े तौर पर साउंड सुनाई दे वो स्ट्रेस्ड, और जो वाज़े तौर पर सुनाई ना दे वो अनस्ट्रेस्ड। इसकी एग्जांपल्स जब आप देखेंगे आगे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ कि a unit of stressed and unstressed syllables in a line of poetry, कि फुट क्या होता है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि जो मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर पाया जाता है। आगे है कि पोएटिक फीट। अब फीट क्या है, बेसिकली बहुत सारे फुट मिलेंगे तो वो फीट बनेगा। तो पोएटिक फीट आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच फुट, कि एक फुट में कितने सिलेबल्स हैं उसकी बुनियाद पर जो है वो फीट तरतीब पाते हैं। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन फीट इन इंग्लिश पोएट्री आर आयम्बिक एंड ट्रॉकी। ये दो बहुत कॉमनली जो है फुट यूज होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आयम्बिक जो फुट है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, यानी ऐसे वर्ड कि जिसमें पहला हिस्सा उसका जो बिट ऑफ साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड। जैसे हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, डिफाइन। अब इसमें डिफाइन जो कंप्लीट वर्ड है उसमें एक हिस्सा है आपका डे साउंड और फाइन, तो डिफाइन में हमारा जो फाइन वाला हिस्सा है वो हमारा स्ट्रेस्ड है और डे जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, तो लिहाजा ये आयम्बिक, इसको हम फुट कह सकते हैं। दूसरा इसमें वर्ड है अपॉन, तो इस साउंड पर हमारा स्ट्रेस नहीं है, ऑन पर हमारा स्ट्रेस है, तो लिहाजा अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड इसमें है इनवाइट, तो अगेन वही इन पर हमारा स्ट्रेस नहीं है बल्कि स्ट्रेस है हमारा वाइट पर, तो इनवाइट। क्लियर? उसके बाद जो इन्होंने ट्रॉकी बताया है, ट्रॉकी इसी का रिवर्स आप समझ लें, यानी इसमें स्ट्रेस्ड साउंड पहले है और अनस्ट्रेस्ड जो है वो बाद वाला साउंड हो जाता है। जैसे गार्डन, अब गार इस पर हमारा स्ट्रेस है, डन पर हमारा स्ट्रेस नहीं है, तो गार्डन। ठीक है? लॉनली, तो लॉन पर हमारा स्ट्रेस है, ली पर स्ट्रेस नहीं है। इस तरह टेबल, तो टे पर हमारा स्ट्रेस है और बिल पर स्ट्रेस नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनाता है, फुट, और काफ़ी सारे फुट मिलकर जो बनाते हैं वो है मीटर। अगली स्लाइड में हम इसको मीटर को देखते हैं। मीटर के पहले डेफिनेशन पढ़ लें कि मीटर इज द पैटर्न ऑफ बीट्स। बीट्स का मतलब सिलेबल्स,
कि सिलेबल्स का ऐसा पैटर्न, यानी सिलेबल्स की कॉम्बिनेशन से हमने फुट बनाया और फुट मिलकर आगे जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो मीटर का है। तो इसी को इसने कहा कि मीटर इज द पैटर्न ऑफ बीट्स in a line of poetry. The most widely used meter in English poetry is iambic pentameter. Iambic हम समझ गए हैं, unstressed और stressed, और pentameter का मतलब कि 5 हमारे जब फुट यूज हो जाएंगे उसमें तो वो पेंटामीटर बनाता है। ये नीचे एक लाइन दी गई है, इसमें एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज अ लाइन और अ वर्स विद 5 मेट्रिकल फीट। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब कि उसमें 5 मेट्रिकल फीट पाए जाते हैं। एग्जांपल को देखें कि thus in the winter stands the lonely tree। अब इसको thus, ये एक इसका फुट हो गया, ठीक है, in the winter ये दूसरा फुट हो गया, stands तीसरा फुट हो गया, the lonely चौथा और tree पांचवा। तो इसमें 5 फीट पाए जाते हैं। तो ये कहलाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक इसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है प्लस जो हमारे इसमें 5 फुट यूज हुए हैं। अच्छा, फुट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कितना हिस्सा हम एक बार में पढ़ रहे होते हैं किसी पोइट्री का। Thus in the winter stands the lonely tree। Thus in the winter stands the lonely tree। तो इस अंदाज से पोइट्री को ठहर कर पॉजेस देकर पढ़ा जाता है, यानी कहाँ हमने पॉज देना है वो हमारा जो हमारा फीट है वो डिसाइड करता है, और बहुत सारे फीट मिलकर जो चीज़ बनाते हैं वो होता है हमारा मीटर। आई होप मीटर इज क्लियर। आगे चलते हैं, लाइन। अब पोइट्री जो है वो लाइंस की सूरत में लिखी जाती है, एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होती। प्रोज जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है, कंटिन्यूस सेंटेंसेस, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होता है। लेकिन पोइट्री को लाइंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसको देख लेते हैं। कहता है कि पोइट्री कंटेन्स लाइंस, और लाइंस क्या फंक्शन कर रही होती हैं बेसिकली, किस तरह का, इट इज़ सिमिलर टू अ सेंटेंस। बिल्कुल जिस तरह पैराग्राफ में सेंटेंस होता है तो लाइन कह लीजिए कि वो सेंटेंस के तकरीबन बराबर सी होती है। और फ़र्क क्या होता है, एक्सेप्ट दैट पोइट्स डोंट हैव टू यूज़ पीरियड्स टू एंड ईच लाइन। कि पोइट, क्योंकि सेंटेंस में तो ये होता है कि हर सेंटेंस के एंड पर हम पीरियड यानी फुल स्टॉप लगाते हैं, जबकि इसको अगर हम सेंटेंस के सिमिलर लें तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना हर लाइन पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थॉट कंटिन्यू है, बात चल रही है, तो जहाँ बात मुकम्मल होती है तो पोइट वहाँ पर फुल स्टॉप लगाता है। इसको हम देख भी लेंगे आगे। और आगे है कि दिस फंक्शंस एज अ नेचुरल पॉज टू सिग्नल अ ब्रेक इन द फ्लो। अब पोएट ने जिस अंदाज से उस आइडिया को कैप्चर किया होता है वो चाहता है कि रीडर भी उसको उसी अंदाज से कैप्चर करे, यानी कि कहाँ उसने पॉज दिया है, कहाँ उसने बात को कंटिन्यू रखा है, तो वो सारा वो पंक्चुएट बेसिकली इस अंदाज से करता है कि पढ़ने वाला उसको उसी अंदाज से परसीव करे। अब यहाँ कुछ लाइंस हैं जो हमने अपनी बुक से ही लिए हैं फर्स्ट ईयर की, इसको पढ़ते हैं कि सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्टंट क्विट। अब इसमें लाइंस में बेसिकली ये पोइट्री लिखी गई है, क्लियर है, और लाइंस के अलावा भी बहुत से जो फीचर्स हम पीछे पढ़कर आए हैं वो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें राइमिंग हमें पैटर्न मिलता है, आर, अफार, हिट, क्विट, इस तरह से। तो ये जो लाइन की इसमें बात की गई थी वो आपको यहाँ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, स्टेंजा। स्टेंजा के बारे में ये बताता है कि इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ अ पैराग्राफ। जिस तरह राइटिंग में एक पैराग्राफ को हम देखते हैं मुकम्मल एक आइडिया डिस्कस कर रहा होता है, तो इसी तरीके से एक स्टेंजा होता है पोइट्री के अंदर जो एक आइडिया, एक इमेज या एक पिक्चर जो है, एक थॉट जो है उसको मुकम्मल तौर पे बता रहा होता है। तो यहाँ पर कहता है कि स्टेंजा इक्विवेलेंट ऑफ अ पैराग्राफ इज़ द डिवीजन ऑफ अ पोम। अच्छा, ये पोम और पोएम, इसका भी ज़रा प्रोनाउंसिएशन को देख लें कि ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है। अमेरिकन इसको पोम कहते हैं, पोम, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको पोएम कहते हैं, यानी और एम का डिफरेंस है। जबकि हम पाकिस्तानी प्रोनाउंसिएशन में कोई तीसरा ही बना लेते हैं, वो होता है पोयम। तो ये पोयम जो है प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं है, या तो आप पोम कह लें अमेरिकन साउंड, या पोएम कह लें ब्रिटिश साउंड। भारत आगे चलते हैं। तो कहता है कि इज़ द डिवीजन ऑफ अ पोएम in a certain number of lines having the same meter, rhyme and unifying idea or image। यानी जो पोइट्री की लाइंस होती हैं, लाइंस में ज़ाहिर उसको डिवाइड किया गया होता है एक स्टेंजा को, और उस स्टेंजा की जो लाइंस होती हैं वो सेम उसका मीटर होता है, राइम उसकी सेम होती है, और उसका जो एक आइडिया होता है वो कोई
मुकम्मल एक इमेज, मुकम्मल एक आइडिया या मुकम्मल एक थॉट एक स्टेंजा में बयान की जा रही होती है। अच्छा, नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो वैरी कर सकती हैं, उसके मुताबिक स्टेंजा की टाइप जो है वो बदल जाती है। अब यहाँ कुछ टाइप्स हमें दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कपलेट। कपलेट क्या होता है? हैज़ टू लाइंस, यानी ऐसा स्टेंजा जो दो लाइंस में मुकम्मल बात करता हो और उसकी दोनों लाइंस की एंडिंग जो है वो राइम होती है, तो वो कहलाता है कपलेट। सेकंड इसमें है ट्रसेट, और ये क्या होता है कि हैज़ थ्री लाइंस, यानी तीन लाइन में बात कोई मुकम्मल की जा रही हो, तो वो कहलाएगा आपका ट्रसेट। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या होता है? 4 लाइंस का स्टेंजा आपको क्वाट्रेन कहलाता है। आमतौर पर 4 लाइंस के स्टेंजा आपको पोएम्स में मिलते हैं। और नेक्स्ट है इसमें क्विंटैन, ये आपका होता है 5 लाइंस का स्टेंजा। सिस्टेट 6 लाइंस स्टेंजा। सेप्टेट 7 लाइंस, और ऑक्टेव 8 लाइंस का जो स्टेंजा होता है वो। यहाँ एक एग्जांपल हमें दी गई है क्वाट्रेन की। क्वाट्रेन जैसे पढ़ा हमने 4 लाइंस, तो ये हम पढ़ लेते हैं और ये हमारी बुक से ही दिया गया है कि how happy is he born or taught that serves not another's will, whose armor is his honest thoughts and simple truth his utmost skill। अगेन यहाँ आपकी राइमिंग पैटर्न आपको मिल रहे हैं, इसमें रिदम है, सब कुछ है, और असल चीज़ जो यहाँ देखने की वो है 4 लाइंस में एक बात की गई है, और ये 4 लाइंस का जो स्टेंजा है ये है आपका क्वाट्रेन। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। आगे इसमें बात की गई है राइम से मुतालिक। राइम से मुतालिक आपको कुछ आइडिया है, यानी सेम साउंड वाले वर्ड्स को देख लेते हैं फर्दर। तो कहता है कि राइम इज द यूज ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइंस, कि पोइट्री की लाइन के एंड पर जो हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जिसको हम रदीफ कह रहे होते हैं, यानी सिमिलर साउंड्स पर वो एंड हो रहा होता है। इसको देखते हैं, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, हम क्लियरली इसको पहचान सकते हैं पोइट्री के अंदर। बहरहाल इसको देख लेते हैं कि सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड ऑफ डाउट। ये मैं पहले पीछे पढ़ चुका हूँ इन लाइंस को, तो लिहाजा हम इसमें सिर्फ जो फोकस करेंगे वो है राइम को। तो आउट, डाउट, आर, अफार, हिट एंड क्विट। क्लियर? अगली जो स्लाइड है वो राइम से ही रिलेटेड है, और राइमिंग पैटर्न होता है, राइमिंग स्कीम होती है, वो क्या होती है इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ है कि द राइमिंग पैटर्न, जिसको राइम स्कीम भी कहा जाता है, इज द पैटर्न ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यूज्ड इन अ पोएम, कि हम किस पैटर्न पर पोइट ने जो है इन वर्ड्स को यूज़ किया है इसको देखते हैं, और उसको ख़ास किस्म की टैगिंग कर देते हैं ताकि हम पहचान सकें कि फर्स्ट लाइन किससे जो है वो राइम कर रही है, सेकंड लाइन किससे राइम कर रही है, थर्ड लाइन, इस तरह से। और आगे ये कहता है कि अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग आउट अ पैटर्न ऑफ राइम्स इज टू राइट ए फॉर फर्स्ट राइम, बी फॉर द सेकंड, सी फॉर द थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से काफ़ी सारी राइमिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। तो इसी को अगर हम देखें, जो अभी हमने पीस पढ़ा था कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, तो टॉट ये जो साउंड है इसको हमने ए दे दिया। अगले में है दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, विल सिमिलर साउंड नहीं है ऊपर वाले से, डिफरेंट है, तो इसको हमने बी दे दिया। अब थर्ड लाइन को देखते हैं कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स। अब ये अगेन राइम कर रहा है टॉट एंड थॉट, तो टॉट एंड थॉट जो कि सेम साउंड कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको सिमिलर हमने ए साउंड दे दिया। और फिर अगर हम लास्ट लाइन को देखें, एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, तो स्किल राइम कर रहा है विल के साथ, तो लिहाजा बी। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए बी। क्लियर? तो ये कहलाती है आपकी राइमिंग पैटर्न या राइमिंग स्कीम। आई होप दिस इज क्लियर। आगे है इसमें फ्री वर्ड्स। जिस तरह राइम की बात की, तो कुछ पोइट्री ऐसी आपको मिलती है कि जिसमें राइमिंग पैटर्न या रिदम या मीटर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पोइट्री कहलाती है। उर्दू में भी इस तरह की पोएम्स आपको मिलती हैं जिनको आज़ाद नज़्म कहा जाता है। अच्छा, उसमें ये सब चीज़ें ना होने के बावजूद वो पोइट्री क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमें जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक थॉट जो है इस अंदाज से प्रेजेंट की जाती है कि जिसको हम पोइट्री कहते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं पहले कि फ्री वर्स इज अ पोम या पोएम that does not rhyme and does not have a regular rhythm or meter, जैसा कि मैंने बताया, but that does not mean it is entirely without structure। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें वो ब्यूटी होती है, वो ग्रेस होता है, वो थॉट का एक एक्सप्रेशन होता है कि जो उसको पोइट्री बनाती है। यहाँ शेक्सपियर के एक प्ले से ली गई कुछ लाइंस हैं
कि cowards die many times before their deaths. The valiant never tastes of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that man should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. अब ये शेक्सपियर के एक प्ले के जो है कुछ लाइंस हैं, तो ये फ्री वर्स में, इसको फ्री वर्स कैसे है, इसमें डेथ, लेकिन अगली लाइन में कोई ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, सब लाइन जो है वो एक डिफरेंट साउंड पर एंड कर रही है। तो इस तरह से इसको आप फ्री वर्स कह सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लास्ट स्लाइड पर मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि जो हमने अभी तक की चीज़ें पढ़ी हैं उसमें क्या सिमिलैरिटी हमें मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक एसे लिखा जाता है वो पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है, पैराग्राफ सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं, सेंटेंसेस जो है वो छोटे छोटे फ्रेजेस जुड़कर जो है वो सेंटेंस बना रहे होते हैं, और फ्रेजेस खुद वर्ड से बने होते हैं, और वर्ड जो बनता है वो लेटर से बनता है। तो लेटर वर्ड बनाते हैं, वर्ड फ्रेजेस बनाते हैं या क्लॉजेस बनाते हैं, वो बनाते हैं सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ, और फिर एक ऐसे तरतीब पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सिमिलैरिटी में देख सकते हैं कि जो सिलेबल है वो बेसिकली लेटर की तरह से है, और लेटर जो है वो क्या बनाता है, वर्ड, यानी साउंड बिट्स मिलते हैं तो फुट बनता है, जिस तरह लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड बनता है। इसी तरीके से वर्ड्स मिलते हैं तो फ्रेज बनता है, तो फुट मिलकर मीटर बनाते हैं, और फ्रेजेस मिलकर जिस तरह सेंटेंस बनाते हैं इस तरह मीटर मिलकर पूरी एक लाइन तरतीब पाती है पोइट्री की, और जिस तरह सेंटेंसेस की जो कॉम्बिनेशन है वो एक पैराग्राफ तरतीब देती है, इसी तरह लाइंस की जो एक कॉम्बिनेशन है या लाइंस मिलकर जो है स्टंजा बनाती हैं, और जिस तरह पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से हम एक ऐसे या लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग तरतीब देते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टेंजाज मिलकर जो है वो एक पोइम बनाते हैं। तो आई होप कि ये सिमिलैरिटी से आपको और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।